अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टाइम हमने करंट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। लेकिन अब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे और रेजिस्टेंस और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए बोला था आप लोगों को। मैं इन न्यूमेरिकल्स को अभी यहीं पर ही सोल्व करके दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, फाइंड द चार्ज इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 4 इंटू 10⁻⁻18। तो इसमें क्या करोगे आप, Q इज इक्वल टू एन ही होता है। E की वैल्यू सबको पता है, तो Q निकालना है। Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी हुई है, 4 इंटू 10⁻⁻18 इंटू E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 1.6 64, 6.4 6.4 इंटू 10 की पावर 6.4 -18 -19 ऐड 27। हाँ 37 माइनस तो 37। हाँ -37। ओके, नेक्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये भी हमें पता है, ये हमें निकाल चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। वर्क डन निकालना है। हमें पता है V का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन निकालना है तो W इज इक्वल टू क्यू वी। ओके, W इज इक्वल टू क्यू वी, तो Q की जगह 3 आ जाएगा, Q की जगह आ जाएगा 3 और V की जगह आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। हाइयर पोटेंशियल क्या है 128 और लोअर क्या है 118, तो 128 माइनस 118, ठीक है 10, तो 3 इंटू 10। ओके, तो W इज इक्वल टू 30 जूल। W is equal to 30 joule. Okay, so this is the work done. How much work done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt? इसमें डायरेक्ट ही कर दोगे आप मल्टीप्लाई। W is equal to यही वाला फॉर्म लग जाएगा, W is equal to क्यू वी, ठीक है, क्यू 2 और पोटेंशियल डिफरेंस 12, तो 2 इंटू 12 24 हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, 24 जूल। Calculate the amount of work done to carry 4 coulomb from a point at 100 volt to a point at 120 volt. अब वर्क डन निकालना है हमें सेम। इसमें 120 माइनस 100 20 वोल्ट हो जाएगा और चार्ज दे रखा है 4, तो 4 इंटू 20 80 वर्क डन आ जाएगा। इसमें कितना आएगा, 24 जूल आएगा इसका आंसर, और इसका आंसर कितना आएगा 80 जूल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपने करने। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अपना, अब सर्किट डायग्राम क्या होता है। अच्छा, सर्किट डायग्राम पढ़ने से पहले हमारे पास एक टॉपिक था, हमने से पूरा नहीं किया था आई थिंक, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, तो ये क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट is a closed conducting path for the flow of current. Closed conducting path है for the flow of current. Okay,
इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का कौन कौन सा, एक तो हो गया ओपन सर्किट, ठीक है, और एक हो गया क्लोज सर्किट, ठीक है। अब ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, मैंने आपको कल बताया इसके बारे में कि सर्किट होता क्या है। बेसिकली करंट को पास होने का एक पाथ मिल जाता है जब हम सर्किट बनाते हैं। तो जैसे कि आपने फ़ैन लगा दिया रूम में और बटन तो है ही आपके रूम्स में, तो क्या बटन दबाओगे फ़ैन थोड़ी चल जाएगा, आपको उसमें सप्लाई करने के लिए कंडक्टिंग वायर से उसे कनेक्ट करना पड़ेगा, और जब कनेक्ट करोगे तभी करंट पास हो पाएगा, ठीक है। अब ये दो टाइप का होता है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। अब आपने क्या किया, आपने अच्छा ये एसी का सिंबल होता है ये, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, की लगा दिया, और यहाँ पर कोई भी डिवाइस है उसमें कुछ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर तो ये की यहाँ पे सारा काम कर रही है। जो आपके घरों में जो स्विच लगा होता है, जैसे ही आपको गर्मी लगती है तो आप फैन का बटन ऑन करते हो ना, तो यही है वो स्विच। अलग अलग तरह के स्विच होते हैं, अभी हम डायग्राम्स देखेंगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा। तो जैसे ही आप इस स्विच को बंद करोगे तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अभी क्या है ये सर्किट, ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ से अगर करंट फ्लो करेगा भी तो यहाँ पर वापस नहीं आ पाएगा। मान लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर हम इसके बीच में सेल भी लगा दें, जैसे मैं यहाँ पर मैं सेल लगा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने सेल लगा दिया, ओके। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, करंट पॉजिटिव से शुरू होता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव आई। लेकिन अभी ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जो की है वो ओपन है। की अगर ओपन है तो बीच में क्या आ गई, एयर, एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, अभी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज द की इज ओपन। तो इसे बोलते हैं ओपन सर्किट। लेकिन जैसे ही मैं इस की को बंद कर दूंगा, ये क्या बन जाएगा, क्लोज सर्किट। अब करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, अब इजीली फ्लो कर पाएगा, तो इसे बोलते हैं क्लोज सर्किट। तो ओपन सर्किट जहां पे सर्किट बना है लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा, मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा। क्लोज सर्किट जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ सर्किट डायग्राम्स पढ़ने, ये सिंबल्स होते हैं। जब भी हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो सिंबल से ही दिखाते हैं। अब जैसे बैटरी है, बैटरी का जब आप सर्किट डायग्राम बनाओगे तो बैटरी थोड़ी बनाने शुरू कर दोगे आप, हमें ड्राइंग थोड़ी बनानी है, हमें तो बस वो सिंबल दिखाना है, ठीक है। तो ये सिंबल्स हैं कुछ। अगर सेल है तो सेल में सिर्फ दो आपके बार्स, एक बड़ा एक छोटा। जो बड़े वाला बार है वो पॉजिटिव, छोटे वाला बार नेगेटिव। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो उसमें दो से ज्यादा होंगे। प्रोसेस वही है, ये एक सेल, ये आपका एक सेल हो गया, ये दो सेल हो गए, और ये तीन सेल हो गए, और ऐसे कितने भी सेल लगे हों। मतलब अगर दो से ज्यादा है तो वो बैटरी है, और अगर सिर्फ दो हैं तो वो सेल है, ठीक है। नेक्स्ट, है प्लग की। अब प्लग की क्या, अब देखो यहां पर बीच में पॉइंट नहीं लगा, इसका मतलब ये ओपन है, अभी करंट फ्लो नहीं होगा, प्लग की स्विच क्लोज्ड, अब ये क्लोज्ड है तो इसका मतलब इसमें से करंट फ्लो होगा, तो इसमें से करंट फ्लो हो जाएगा बिकॉज स्विच क्लोज है। वायर का जॉइंट, अगर दो वायर्स में जॉइंट है तो ऐसे दिखाएंगे कि इसका मतलब है कि दो वायर्स में जॉइंट है। और अगर वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, जैसे मान लो आपका कोई सर्किट है, उसमें दो वायर्स हैं, एक तार ऐसे जा रही है, एक तार ऐसे जा रही है,
तो अगर ऐसे बनाया हुआ है, ये कर्व बनाई हुई है, इसका मतलब ये तार इसके ऊपर से जा रही है, इससे टच नहीं हो रही है, ज्वाइन नहीं है इससे। लेकिन अगर उसने ऐसे बना दिया यहां पर, इसका मतलब वो ज्वाइन है, यहां पर ज्वाइन है, फिर आगे जा रही है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ऐसे बनाते हैं, ठीक है। रजिस्टर या रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे बनाते हैं। अच्छा, ये जब एरो लग गया ना, एरो का मतलब है वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये फिक्स्ड है। और ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। एमीटर क्या करता है? अ डिवाइस, अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द करंट इज नोन एज एमीटर, ठीक है। इसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। वोल्ट मीटर, अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद अब मेन जो आपका टॉपिक है, बिकॉज ओम्स लॉ अगर आप नहीं पढ़ोगे तो करंट को समझना इज नियरली इम्पॉसिबल। तो ओम्स लॉ पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये आप 12th में भी जाके पढ़ोगे और आगे भी पढ़ोगे ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स ऑफकोर्स एक साइंटिस्ट का नाम है, ओम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। वो कह रहा है कि अगर हम फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखें, ठीक है, एट इफ फिजिकल कंडीशंस केप्ट कांस्टेंट, जितना करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब इसका मतलब क्या है, बना के देख लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने एक सर्किट बना दी यहाँ पर ना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया V, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं कंडक्टर का टुकड़ा लगा रहा हूँ। मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं उनके अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूँगा, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, ये कहाँ की तरफ मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। और करंट ऑलवेज अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट हमेशा अपोजिट चलता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ, वो ये कह रहा है कि इसमें जितना करंट बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। कब? फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट पे। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख दो, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा R। ये R को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो V इज इक्वल टू RI। ओके, दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की इक्वेशन है ये, ठीक है। V इज इक्वल टू RI या IR। ओके, अब इसमें आगे पढ़ते हैं। ये आ गया V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना लेते हैं पहले। तो कभी भी अगर किसी भी टर्म की आपने डेफिनेशन बनानी है, सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
V अपॉन I। तो इसको क्या बोलते हैं? V अपॉन I, रेशो। It is the ratio of potential difference applied between the ends of a conductor and the current flowing through it. The unit of resistance is ohm। ठीक है, ohm is the unit of resistance। अगेन तो अब ये आपको चौथी क्वांटिटी मिल गई। अब तक आपने कौन कौन सी क्वांटिटीज पढ़ ली? आपने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, और अब फोर्थ क्वांटिटी पढ़ रहे हो आप, रेजिस्टेंस। 4 क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। और अगर 1 ओम की डेफिनेशन बनानी है तो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। ठीक है। फैक्टर्स, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स विच अफेक्ट्स रेजिस्टेंस। तो बेसिकली 2 फैक्टर्स हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल। तो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर लेंथ 2 वायर्स हैं, एक की लेंथ ज़्यादा है और एक की लेंथ कम है, तो जो लंबी वायर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? वायर हमेशा सिलेंड्रिकल होती है, कोई भी वायर है वो सिलेंड्रिकल होती है, लेकिन जो उसके क्रॉस सेक्शन का मतलब अगर आप उसे काट दोगे तो ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है वो सर्कुलर होता है। तो ये भी ध्यान रखना कि जब आप एरिया निकालोगे तो आप सिलेंडर का एरिया नहीं निकालोगे, आप सर्कल का एरिया निकाल रहे होगे, क्योंकि आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते हो। क्रॉस सेक्शन ये होते हैं, जब आप एक वायर को काट दोगे तो उसके दोनों एंड्स हैं, दीज आर नोन एज क्रॉस सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शंस आर ऑलवेज सर्कुलर। ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर एक मोटी वायर है, एक पतली वायर है, तो मोटी वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मोटी वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये 2 मेन फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो फैक्टर है, नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। अब ऑफ कोर्स अगर हम नेचर ऑफ मटेरियल की बात करें तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर क्योंकि उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है मेटल्स में। क्योंकि उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो एक मिनट होल्ड। हेलो। तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है सिल्वर का रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। बट हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हम सिल्वर को यूज़ करेंगे ऑर्डिनरी कंडक्टिंग वायर्स में, सो द कॉस्ट विल बी वेरी लार्ज। ठीक है। जो आपकी कंडक्टिंग वायर्स होती है जो घरों में भी लगाते हैं, अगर हम उसमें सिल्वर यूज़ करेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए हम कॉपर और एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं। ठीक है। अदरवाइज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बट वी यूज कॉपर एंड एल्युमिनियम बिकॉज द प्राइस ऑफ सिल्वर इज वेरी लार्ज। ठीक है। इकोनॉमिकल नहीं पड़ता हमें। ठीक है। तो हम कॉपर और एल्युमिनियम यूज करते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए।
अब अब हम क्या करेंगे, एक और क्वांटिटी पढ़ेंगे इसमें। तो हमें पता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। तो जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो लग जाएगा एक कांस्टेंट रो, इसे बोलते हैं रो, ठीक है। और अब इसके टर्म का नाम बताते हैं, रो इज इक्वल टू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, आर ए अपॉन एल। इस रो को क्या बोलते हैं हम, इस रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इस रो को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब अगर हमें इसकी डेफिनेशन बनानी है, डेफिनेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, तो मुझे रो की डेफिनेशन बनानी है। तो सबसे पहले इसका मैं क्या करूँगा, एल को अगर मैं 1 मीटर पुट कर दूँ, एरिया को अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दूँ, तो ये R इसके इक्वल आ जाएगा, रो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ ऑफ द मटेरियल हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल कब है, कंडीशंस लगाई है हमने ना, कि जब लेंथ की वैल्यू कितनी हो 1 मीटर मतलब यूनिट लेंथ, और एरिया की वैल्यू कितनी हो 1 मीटर स्क्वायर मतलब यूनिट एरिया। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ of the material having unit area of cross section. Or remember one thing, resistivity of a material only and only depends on nature of material. Resistivity do not depend on length and area of cross section. Resistivity है, it only depends on nature of material. इस पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे आज। ठीक है, तो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेंथ और एरिया को अगर बदल दोगे तो सिर्फ रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल अभी हम करने वाले हैं, इसलिए बता रहा हूँ बार बार। अगेन आई एम सेइंग, इफ यू चेंज द लेंथ और एरिया, इफ यू चेंज द लेंथ और एरिया of cross section, then only resistance will change, resistivity will not change. On what factors does the resistance of a conductor depends? कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल? अच्छा, रेजिस्टेंस की एक और डेफिनेशन भी है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट। याद रखना, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या थिक वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो थिन वायर का अगर रेजिस्टेंस कम है तो उसमें करंट फ्लो होने में डिफ़िकल्टी होगी, मतलब उसमें कम करंट फ्लो करेगा। लेकिन जो थिक वायर है उसमें से करंट इजीली फ्लो कर जाएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास थिक वायर, बिकॉज थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। थिकर द वायर, लोअर इज द रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। देयरफॉर करंट कैन फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिकर वायर देन अ थिन वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस उसका कांस्टेंट रखा, ठीक है, लेकिन हमने पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया जो उसकी पहले वैल्यू थी। तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फॉर्मूला है हमारे पास? V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। रेजिस्टेंस कॉमन है। अब देखो फर्क क्या पड़ेगा, देखो
वो कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो करंट है वो किसके इक्वल होगा, V अपॉन आर के। लेकिन अब उसने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस को सेम रखा लेकिन पोटेंशियल को V डैश उसको हाफ कर दिया। तो I डैश निकालेंगे हम, ये आ जाएगा V डैश। आपको अगर डैश नहीं समझ में आ रहा तो आप I2 लिख सकते हो, उसको I1 लिख सकते हो आप, ठीक है। V डैश की वैल्यू कितनी है, V अपॉन 2R। तो इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कर रखा है इसने, देयरफॉर अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज रिड्यूस टू हाफ। तो करंट भी हाफ हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस हम कांस्टेंट रखते हैं तो। अच्छा, वाई आर कोयल्स ऑफ इलेक्ट्रिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर में आ सकता है। वाई आर कोयल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल, रादर देन प्योर मेटल। सब इसके 2 फैक्टर हैं, इसके 2 पॉइंट लिख सकते हो आप, पॉइंट में भी लिख सकते हो। नंबर 1, alloys have high resistance, रेजिस्टेंस अगर हाई होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और दूसरा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो एलॉय है वो जल्दी मेल्ट नहीं होते। The resistivity of an alloy is higher than the pure metal. Moreover, at high temperatures, the alloys do not melt readily. Hence, the coils of heating appliances such as electric toasters and electric irons are made up of alloy rather than a pure metal. जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर का जो फिलामेंट होता है वो भी एलॉय का ही बना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर का जो फिलामेंट होता है वो भी एलॉय का ही बना हुआ होता है। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, ओके। नाइक्रोम, इलेक्ट्रिक हीटर का जो एलिमेंट है वो नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम इज एन एलॉय। विच अमंग आयरन एंड मर्क्यूरी इज अ बेटर कंडक्टर, ये जिसकी वैल्यू टेबल, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर, ये टेबल से बच हो सकता है। वैसे अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। व्हाट करंट मस्ट फ्लो इफ 0.24 कूलम इज टू बी ट्रांसफर्ड इन 15 मिलीसेकंड। ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। मैं आज ये क्वेश्चंस में भेज दूंगा, तुम्हें क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चंस करो, ठीक है। फिर हम कल से सोल्व करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर लगेगा तब हम सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, एक टर्म रह गई है हमारे पास, वो टर्म क्या है, वी आई ग्राफ। क्या रह गया, वी आई ग्राफ। अब देखो वी आई ग्राफ क्या होता है। वी आई ग्राफ अगर हम ओम्स लॉ पे देखें तो वी आई ग्राफ अगर हम बनाएं, ठीक है, तो इस ओम्स लॉ अगर हम उसको स्टडी करें तो ओम्स लॉ के लिए जो वी आई ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ओम्स लॉ के लिए जो वी आई ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, बिकॉज इट स्टेट्स दैट करंट एंड पोटेंशियल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट। क्या क्या उसी कंडीशन है कि फिजिकल कंडीशंस अगर हम कांस्टेंट रख पाए तो करंट और जो पोटेंशियल है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, ओके। तो अब देखो, अगर हम इस वी आई ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें तो हमें क्या मिलेगा। स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले काम क्या करना होता है, हमें ड्रा करना है इस पे
दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस पे। ये मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको पॉइंट मान लिया। तो सबसे पहले आपको पता है ये पॉइंट मान लिया ए, ये पॉइंट मान लिया बी और ये पॉइंट मान लिया सी, ठीक है। तो ओ से लेके ए तक की वैल्यू मान लो आई है और ओ से लेके बी तक की वैल्यू कितनी है, वी, कैपिटल वी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी सी, ठीक है, ओ बी सी। अभी आपने मैथ्स में शायद ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, अदरवाइज आपको टेंजेंट थीटा मैथ्स में पढ़ना है तो मैं बता देता हूँ आपको। पी बी पी एच एच बी, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा का, बी अपॉन एच ये कोस थीटा का, और पी अपॉन बी ये टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है। तो स्लोप निकालने के लिए हम टेंजेंट थीटा लेते हैं, लेकिन अभी आपने शायद 10th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी, तो सिंपल सा फॉर्मूला करते हैं। स्लोप निकालने का तरीका क्या है, स्लोप इज इक्वल टू वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखो यहां पर स्लोप से मुझे मिलेगा क्या, रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, देखो यहां पर ओ बी सी ए इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो ओ ए है वो बी सी के इक्वल होगा। तो बी सी ये वाई एक्सिस है ना, ये ट्रायंगल देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है बी सी, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है ओ बी। तो R इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू I, और ओ बी की वैल्यू कितनी है V। तो क्या ये R की वैल्यू है, नहीं है, R की वैल्यू नहीं है, ये आपके पास 1/r की वैल्यू है, बिकॉज R की वैल्यू तो V अपॉन I होती है, तो ये 1/r की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक काम कर दो यहां पर, अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग I ले लो और वाई एक्सिस के अलोंग अगर आप V ले लो, तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अब जो BC की वैल्यू है वो V होगी, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी अब B, अब रेजिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि हमने R इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी V, और ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी I। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम अ ग्राफ, द रेजिस्टेंस फ्रॉम अ ग्राफ, ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इसमें, अब एक क्वेश्चन है आपके पास, if a wire is stretched 3 times
stretched 3 times of its initial length, then what will be the new resistance and resistivity. ठीक है, एक वायर है, अगर हमने उसको उसकी लेंथ को हमने खींच कर 3 गुना बढ़ा दिया तो उसका नया रेजिस्टेंस और नई रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मान लो लेट, हमें पता है आर का फॉर्मूला क्या होता है, लेट आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये क्या है, जब आपने उसकी लेंथ चेंज नहीं करी तो उसका रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है आर। अब आपने क्या किया, उसकी लेंथ को चेंज कर दिया L/3। तो अगर लेंथ बढ़े, सॉरी आपने ट्रिपल लेंथ की है ना, तो अगर आपने लेंथ को थ्राइस कर दिया है तो L' इज इक्वल टू 3L। तो जितनी लेंथ बढ़ी है उतना ही एरिया आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए वायर का। अब ये तो है नहीं कि एनर्जी कहीं बाहर से आएगी, तो अगर आप लेंथ को बढ़ा रहे हो तो वो पतली भी तो हो जाएगी वायर। तो जितना गुना आपने लेंथ बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वो पतला हो जाएगा वायर। तो L' 3L, तो R' की वैल्यू रो L' अपॉन A', रो L' की वैल्यू कितनी है 3L, A' की वैल्यू कितनी है A अपॉन 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो R' 3 इंटू 3 9 हो जाएगा ऊपर जाके, रो L अपॉन A। ये किसकी वैल्यू है, रो L अपॉन A, ऊपर R की वैल्यू है। तो हमारा आंसर क्या आया, नई रेजिस्टिविटी कितनी आएगी, जो नई रेजिस्टिविटी है वो 9 टाइम्स हो जाएगी, जो नई रेजिस्टिविटी है वो 9 टाइम्स हो जाएगी ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस। सॉरी रेजिस्टेंस, जो नया रेजिस्टेंस है वो 9 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेजिस्टेंस के। एंड देयर विल बी नो चेंज इन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे इसकी जो लेंथ है वो बढ़े घटे, एरिया बढ़े घटे, इसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। रेजिस्टिविटी में चेंज सिर्फ तभी आएगा जब मटेरियल चेंज करोगे आप, ठीक है। तो और ये शॉर्टकट भी है इसका, लेंथ जितने टाइम्स बढ़ रही है आप अगर उसका स्क्वायर टाइम्स कर लो, जैसे कि यहाँ पे 3 टाइम्स बढ़ रही है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। तो 9 टाइम्स बढ़ेगी, और अगर 2 टाइम बढ़ती लेंथ तो 4 गुना बढ़ता, तो यहाँ पे आंसर आता है 4R। और अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा होता है इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस दे रखा होता, आर की वैल्यू दे रखी होती, तो आपका आंसर आता 90 ओम, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देंगे आप रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज बिकॉज it does not depend on length and area of cross section. So these are topic. So thank you all of you.